हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर जो आपकी है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025, इसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करके रखना है साथियों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से जाएंगे ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपका डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट क्लास के रिगार्डिंग आपको डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलते रहेगा, और जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसको जो है आप लोग ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह क्या कहलाती है, बताइए। एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, या जिसमें आर्थिक हस्तक्षेपवाद का मिश्रण जो है मुक्त मार्केटों के सहित हो। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर दिया गया है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। तीसरी योजना जो है कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 356 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया, आपका ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, बताइए। ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्यों की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 12। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर प्रश्न अकबरनामा किसने लिखा था, बताइए। अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा जो है आपका अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। मुगल शासक अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा था, ठीक है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर प्रश्न किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना आपकी 1699 ईस्वी में हुई थी, खालसा पंथ की। क्लियर सभी को। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में किया था। क्लियर है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है पूछा गया, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, बताइए। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है लगभग कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 111।
किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। भूमध्य रेखा का अक्षांश जो है शून्य होता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो लंबाई है लगभग 1,40,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी पवन ने जो है गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? बताइए कौन सी पवनें यानी कि हवाएं जो है गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सिरोको पवन सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। ठीक है, सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिरोको हवा बालू के कणों से युक्त होती है तथा के नमी सागर से नमी धारण करने के बाद जब इटली में वर्षा होती है तो इन कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती हैं। इस प्रकार की वर्षा को जो है इटली में रक्त की वर्षा कहते हैं। ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसका। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका का कार्य जो है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से एक कौन जो है मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है? मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेलेनिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेलेनिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 11, दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? 3 आर जो है कौन से हैं जो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। ठीक है, क्लियर सभी को। कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना, 3 आर जो है पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना, ये 3 आर जो है पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि मिनटों में कितनी होती है? बताइए फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि मिनट में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म जो है सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है? इसमें से ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, चारुलता, जलसागर जलसाघर और गुमनाम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा गुमनाम। ठीक है, गुमनाम जो है 1965 में प्रदर्शित हिंदी भाषा की रहस्यमय रोमांचक फिल्म है जिसमें मनोज कुमार, नंदा प्राण, हेलन और महमूद शरीके अभिनेता मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के निर्देशक आपके राजा नवाथे थे। ठीक है, कौन थे? तो राजा नवाथे। ठीक है, तो गुमनाम फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो संदेश सेवा की अगर बात करें आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, नहीं संदेश सेवा की बात हो, संदेश सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसका, संदेश सेवा आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 15 नंबर, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा टैक्स जो सीधे व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है, यह आपका सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठनों पर लागू कर टैक्स है जिसमें आयकर, निगम कर और संपत्ति कर आते हैं। व्यक्ति या संगठन मुख्य उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है, जहां
कर एक इकाई पर लगाया जाता है। जिस संगठन पर टैक्स लगाया जाता है वह कर भुगतान की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। दिए गए प्रश्नों में से कोई भी एक आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। मौलिक अधिकार आपका स्वाभाविक रूप से क्या है? न्यायपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो है 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संविधान लागू होते समय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन समाजवादी आदर्शों की प्राप्ति एवं भारत के व्यापक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जो है अनुच्छेद 300 ए के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में जो है वर्णित किया गया। अतः वर्तमान समय में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल जो है फेहरिस्त में 6 अधिकार हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच रखा गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17वां प्रश्न, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को जो है भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा जो है संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिनमें से मुख्य रूप से जो है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जो है जोड़े गए थे। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई और इसके अंतर्गत संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर देखिए, एक बात और, जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जाके अपना फॉर्म भर लीजिए, यूपी और झारखंड वाले। और जो बिहार वालों का फॉर्म है 10 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो अपना जो डॉक्यूमेंट आप लोग प्रिपेयर करके रखिए। जैसे ही फॉर्म आएगा अपना फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का फॉर्म जल्दी आ जाएगा, तो लोग भी अपना टेंशन नहीं लेंगे, बच्चे लोग आराम से अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। और जिस देखिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए चलिए। और चैनल पर पहली बार है, चैनल पे क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है हम कंप्लीट बेसिस पे करवाते हैं आपकी, ठीक है। तो जिसका भी छूट गया होगा पिछले जो क्लासेस हुए हैं उसका हम वापस से रिवीजन करवा देंगे, उसका आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्लास को बस सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? प्लासी का जो युद्ध है 23 जनवरी 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को जो है हराया था। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगा इसमें आल्पस या आल्पस मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 20 नंबर, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? 1887 में उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1977 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश के सभी कार्यों के लिए जो है हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर जो है अनिवार्य कर दिया गया था। अगला है आपका 22 नंबर प्रश्न,
निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दसवंत, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, दसवंत जो है मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त वसावन भी महत्वपूर्ण कलाकार थे यहाँ पे। ठीक है, वसावन। अगला क्वेश्चन 23, निम्न रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुश्तरी बाई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मुश्तरी बाई जो है फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने जो है शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए मुश्तरी बाई। अगला क्वेश्चन आपका 24वां प्रश्न पूछा गया आपका निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आल्हा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आल्हा जो है बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है। यह गीत जो है राजपूत राजा परमाल रासो के दो वीर कमांडरों आल्हा तथा उदल के सम्मान में जो है गाया जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 25 नंबर है। निम्न में से कौन सी नदी जो है भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शारदा नदी की उत्पत्ति जो उत्तराखंड में होती है तथा वह जो है ब्रह्म घाट के निकट कर्णाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो चलिए इसी के साथ आपकी क्लास जो है यहाँ पे जीके जीएस की पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपना फीडबैक क्या बोलते हैं डाल दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर तो करिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।